परिचय दिन पहले पढ़ते हैं, परिचय। हाँ परिचय। मैं हृदय मीणा, राजनीति विज्ञान विभाग। आज से हम अपनी क्लास शुरू कर रहे हैं। तो शुरू में मैं थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर है पाश्चात्य राजनीति विचारक, प्रमुख पाश्चात्य राजनीति विचारक में प्लेटो शुरू कराता हूँ। इसमें सबसे पहले हम प्लेटो के जीवन काल पर प्रकाश डाल लेते हैं थोड़ा, प्लेटो कौन था, कैसे था, क्या किया उसने। तो सर्वप्रथम प्लेटो के बारे में बताते हैं कि प्लेटो एथेंस में, यूनान में जन्म हुआ था। 428 ईसा पूर्व में वो जन्मे थे। बताते हैं उनके पिता का नाम पिता अरिस्टोन था उनका, और माँ बताते हैं भूतपूर्व अंतिम सम्राट, एथेंस के अंतिम सम्राट कारडस के वंश में उत्पन्न हुई थी। तो उनके ये पुत्र थे। बताते हैं कि ये उनका जन्म कुल अच्छे खानदान, अद्वितीय सौंदर्य के साथ, शारीरिक स्वास्थ्य के साथ, प्रखर बुद्धि, ये सभी प्रकार का सौभाग्य प्राप्त था प्लेटो को। और प्लेटो का बचपन का नाम अरिस्टोक्लेस था। किंतु क्या हुआ कि उनके जो शारीरिक शिक्षक थे, तो प्लेटो के चौड़े कंधों के कारण उनके शारीरिक शिक्षक ने प्लेटो का नामकरण किया, प्लेटो नाम रखा, और यही कालांतर में प्रसिद्ध हो गया। प्लेटो जब 20 वर्ष की अवस्था में थे तो सुकरात के विद्यालय में पढ़ने चले गए, जहाँ 8 वर्ष तक सुकरात के चरणों में बैठकर उन्होंने ज्ञानार्जन किया। बताते हैं कुलीन परिवार में उत्पन्न होने के कारण प्लेटो की यह मंशा थी कि वो आगे जाके राजनीतिक जीवन में भाग लें। किंतु उनके गुरु सुकरात की उन्होंने 399 ईसा पूर्व में जब मृत्युदंड से दंडित देखा तो उनका मन हट गया और उन्होंने अपनी सारी योजनाएं बदल दी और एक दार्शनिक जीवन बिताने की उन्होंने ठान ली। फोस्टर कहते हैं कि विद्वान फोस्टर कहते हैं कि प्लेटो के जीवन में 399 ईसा पूर्व में एक मोड़ आया जब प्लेटो 28 वर्ष के थे। तो उस मोड़ से प्लेटो एक तरह से उनकी विचारधारा ही बदल गई और उनका मार्ग भी बदल गया। इसके बाद क्या है कि सुकरात की मृत्यु, उनके गुरु सुकरात थे, तो सुकरात की मृत्यु के बाद प्लेटो एथेंस में अधिक दिनों तक नहीं रुक सके और एक सर्वोत्तम शासन प्रणाली के खोज में ये 12 साल तक भ्रमण करते रहे। यहाँ मिस्र है, इटली है, यूनान है के नगर राज्यों में भ्रमण करते रहे। ये भ्रमण करते रहे। बताते हैं कि उस समय प्लेटो भारत की यात्रा पर भी आए थे और भारत की यात्रा में गंगा के तट पर बड़े ऋषि मुनि रहते थे, उनके उसमें सानिध्य में प्लेटो ने अपनी समय बिताया था। इसी काल में वे सिसिली भी गए। सिसिली के सिराक्यूज राज्य में उनकी भेंट एक दियोन नामक अत्यंत सुसंस्कृत व्यक्ति और वहाँ के राजा दियोनुसियस प्रथम से हुई। एक युग बीत जाने पर पितृभूमि से प्रेम से प्लेटो को फिर से सताया तो प्लेटो फिर एथेंस आ गए। सुकरात की मृत्यु के ठीक 11 वर्ष बाद विदेश यात्रा से लौटकर प्लेटो ने 399 ईसा में एक शिक्षणालय खोला। यही प्लेटो की प्रसिद्ध अकादमी थी। यह यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय माना जाता था। उसने अपने जीवन के 49 वर्ष एक दार्शनिक और अध्यापक के रूप में वहीं बिताए। इस अकादमी में राजनीति, कानून, दर्शन सभी विषयों की शिक्षा दी जाती थी, लेकिन गणित और ज्योमिति के शिक्षा को यहाँ प्रधानता थी। यहाँ लिखा भी हुआ था कि ज्योमिति से अपरिचित कोई व्यक्ति यहाँ प्रवेश न करे। 367 ईसा पूर्व में दियोनुसियस प्रथम की मृत्यु हो गई तो उसका पुत्र दियोनुसियस द्वितीय राजगद्दी पर बैठा।
इसी समय उसे द्योन से संदेश मिला कि दार्शनिक राजा के सिद्धांत को व्यवहारिक रूप प्रदान करने का अवसर आ गया है। इसमें निश्चित रूप से बड़ी संभावनाएं निहित थीं, इसलिए वह सिराक्यूस चले गए। प्लेटो वहाँ कुछ समय तक रहे, किंतु उसे विशेष सफलता नहीं मिली। इसी समय दियोनुसियस ने द्योन को सिराक्यूस से निर्वासित कर दिया। अतः द्योन के प्रश्न को लेकर दोनों के बीच एक विवाद उत्पन्न हो गया और प्लेटो 366 ईसा पूर्व में एथेंस दोबारा लौट आए। इस प्रकार दार्शनिक राजा के सिद्धांत को क्रियान्वित रूप प्रदान करने में उसे सफलता नहीं मिली। 81 वर्ष की अवस्था में 347 ईसा पूर्व अपने पीछे अरस्तुवाद सैकड़ों शिष्यों को छोड़कर यह अमर दार्शनिक मृत्यु की गोद में सो गया। बताते हैं कि प्लेटो ने अपने जीवन काल में कई पुस्तकें लिखी थीं। वे सभी पुस्तकें संवाद शैली में देखने को मिलती हैं। संवाद शैली अर्थात वार्तालाप की शैली में लिखी होनी जान पड़ती हैं। प्लेटो ने अपने जीवन काल में 36 संवाद लिखे या ऐसी पुस्तकें लिखीं जिनमें एपोलॉजी, क्रीटो, मीनो, प्रोटेगोरस, जॉर्जियस, लेकिन इन पुस्तकों में सबसे प्रमुख 3 पुस्तकें प्लेटो के राजनीतिक दर्शन में देखने को मिलती हैं। उनमें द रिपब्लिक, दूसरी द स्टेट्समैन, तीसरी द लॉज। ये 3 पुस्तकें ऐसी हैं जो एक तरह से प्लेटो के जीवन काल में लिखी हुई सर्वाधिक प्रसिद्धि दिलाने वाली पुस्तकें हैं। अब देखते हैं प्लेटो की विचारधारा क्या है। प्लेटो की विचारधारा आदर्शवादी विचारधारा कहलाती है। आदर्शवादी विचारधारा इस रूप में मानी जाती है कि प्लेटो ने जिन सिद्धांतों का निरूपण किया है अपनी पुस्तकों में, उनमें एक आदर्श को लेकर उनमें जो भी ब्यौरा देखने मिलता है, एक आदर्शवादी राज्य की स्थापना का लक्ष्य उन्होंने रखा है। आदर्शवाद एक प्रकार से अच्छाई पर बल देता है, नेक पर बल देता है, और आदर्शवाद में राज्य है, सरकार है, व्यक्ति है, ये अच्छे होने चाहिए। तो अच्छाई पर बल देते हुए उन्होंने एक तरह से एक आदर्शवादी राज्य और आदर्शवादी सरकार की स्थापना करने में प्लेटो की ये भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब देखते हैं कि प्लेटो की जो रिपब्लिक पुस्तक है, इन तीनों पुस्तकों में रिपब्लिक पुस्तक है वो राजनीतिक दर्शन पर सबसे श्रेष्ठतम पुस्तक लिखी गई है। इस पुस्तक के विषय वस्तु के बारे में देखने को मिलता है तो बताते हैं कि इसमें सभी कुछ समाहित है। दर्शन भी है, कला भी है, साहित्य भी है, अध्यात्म भी है, नीति शास्त्र भी है, इसमें समाज शास्त्र भी है। सब कुछ इस पुस्तक में देखने को मिलता है। इसलिए विद्वान बारकर ने इस पुस्तक के बारे में कहा है कि यह मानव के संपूर्ण दर्शन की दिशा में एक प्रयास है। इसी तरह विद्वान नेटलशिप ने भी इस पुस्तक के बारे में कहा है कि रिपब्लिक, प्लेटो की रिपब्लिक मानव जीवन के दर्शन का नाटकीय रूप है। डॉक्टर मुरे जैसे विद्वान लिखते हैं इस पुस्तक के बारे में कि रिपब्लिक एक साथ ही तत्व ज्ञान और दर्शन का, राजनीति विज्ञान और शिक्षा का अद्भुत ग्रंथ है। इसी तरह विद्वान बिल डुरेंट ने लिखा है इस पुस्तक के बारे में। इस पुस्तक में प्लेटो का अध्यात्मवाद, नीति शास्त्र, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, राजनीति शास्त्र, कला का सिद्धांत प्रतिपादित है। इसमें हम ऐसी आधुनिक समस्याएं पाते हैं जैसे साम्यवाद है, समाजवाद है, नारी स्वातंत्रवाद है, गर्भ निरोध है, सुप्रजन शास्त्र है, नीत्शे द्वारा बताई गई नैतिकता है, कुलीन तंत्र की, वर्ग तंत्र की समस्याएं इसमें देखने को मिलती हैं। और बताते हैं फ्राइड का मनोविज्ञान भी इसमें सम्मिलित है। अब देखते हैं कि प्लेटो की जो रिपब्लिक है पुस्तक, रिपब्लिक पुस्तक है, वो रिपब्लिक पुस्तक की विषय वस्तु को 5 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग अध्यात्म भाग है।
अध्यात्म भाग में प्लेटो ने इस भाग में अच्छा भला नेक क्या है इस पर विचार किया है। इसके साथ ही साथ इसमें भौतिक पदार्थों में एक ही तत्व की विद्यमानता बताई है। इसमें बताया है कि अच्छाई की व्याख्या करते हुए प्लेटो ने कहता है कि यह एकता जिसमें सभी समयों और सभी अस्तित्वों को एकत्रित किया गया है। इस भाग में प्लेटो एक रहस्यवादी के रूप में सामने आता है। दूसरा भाग नैतिक दर्शन है। इस भाग में मानव आत्मा के गुणों पर प्रकाश डाला गया है और बताया गया है कि न्याय के संयोग से आत्मा पूर्णता को प्राप्त करती है। प्लेटो ने नीति शास्त्र राजनीति शास्त्र में कोई भेद नहीं समझा है। नीति शास्त्र के नियम व्यक्ति और राज्य दोनों पर समान रूप से लागू होते हैं। व्यक्ति और राज्य दोनों के सद्गुण समान हैं। इसी धारणा के आधार पर प्लेटो का नैतिक दर्शन उसकी राजनीतिक व्यवस्था का मूल आधार बन गया है। तीसरा भाग है शिक्षा। इस भाग में आदर्श राज्य के निवासियों की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की गई है। प्लेटो सौदेश शिक्षा पर बल देते हैं और उनका विचार है कि आदर्श राज्य का संचालन इस प्रकार की शिक्षा द्वारा दार्शनिक शासक के द्वारा किया जाना चाहिए। चौथा भाग प्लेटो की रिपब्लिक में देखने मिलता है संपत्ति और परिवार संबंधी विषय वस्तु। इसमें वर्ग विशेष के लिए स्त्रियों और संपत्ति के साम्यवाद की व्यवस्था प्लेटो ने बतलाई है। प्लेटो लिखता है कि जो सत्ता चाहते हैं उन्हें उनका मूल्य चुकाना होगा, अर्थात उन्हें कुछ त्याग करना पड़ेगा। पांचवें भाग में आदर्श राज्य और उसका पतन कैसे होता है इस बार प्लेटो ने बताया है कि आदर्श राज्य सभी राज्यों में श्रेष्ठतम शासन प्रणाली है और इस शासन प्रणाली में सभी अच्छी तरह से सुखी जीवन जीते हैं। आदर्श राज्य शासन व्यवस्था में सत्ता का दुरुपयोग नहीं होता। आदर्शवादी राज्य में सभी के हितों पर ध्यान दिया जाता है और आदर्श राज्य की विद्यमानता के लिए आवश्यक अवस्थाओं पर नियंत्रण न रखा गया तो प्लेटो कहता है कि आदर्श राज्य एक निरंकुश आताताई राज्य में परिणत हो सकता है। इसलिए सत्ता पर नियंत्रण और सत्ता को निरंकुश होने से बचा के रखना आदर्शवादी राज्य की मूल चुनौती है। इस प्रकार प्लेटो ने अपनी जो रिपब्लिक नाम की पुस्तक है उसको 5 भागों में बांटा है और उसने ये कहा है कि इसमें संपूर्ण मानव जीवन की रचना है। इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, साहित्यिक सभी क्षेत्रों को चुना गया है। सहवान लिखते हैं कि यह एक ऐसे सिद्धांत की वाणी है, यह एक ऐसे विद्वान की वाणी है यह बुद्धि के ऐसे विश्वास की घोषणा है जो ज्ञानोदय में ही उन शक्तियों का आभास करता है जिन पर सामाजिक प्रगति निर्भर रहनी चाहिए। अब देखते हैं प्लेटो का जीवन काल देखने के बाद, प्लेटो की पुस्तकों का अवलोकन करने के बाद अब प्लेटो को एक प्रश्न आता है कि प्लेटो को दर्शन शास्त्र और राजनीतिक चिंतन का प्रथम प्रवर्तक विद्वान क्यों कहते हैं। तो इसमें विद्वानों ने बतलाया है कि प्लेटो को दर्शन शास्त्र का प्रणेता और राजनीतिक चिंतन का प्रथम प्रवर्तक इसलिए कहा जाता है कि कुछ आधारभूत जो तत्व हैं वे तत्व एक तरह से प्लेटो के राजनीतिक दर्शन में ही देखने को मिलते हैं। तो प्लेटो को दर्शन शास्त्र को राजनीतिक चिंतन का प्रणेता माने जाने के पीछे 3-4 आधार महत्वपूर्ण हैं। नंबर पहला ये कि प्लेटो ने राजनीतिक दर्शन का क्रमबद्ध रूप में निरूपण किया। राजनीतिक दर्शन का निरूपण किया है वो एक तरह से क्रमबद्ध रूप में किया है, अर्थात राजनीतिक दर्शन में राज्य क्या है, सरकार क्या है, राज्य सरकार के संबंध क्या है, इनके उद्देश्य क्या हैं, कार्य क्या हैं, राज्य का पतन कैसे होता है, इस राज्य के विविध रूप कौन कौन से हैं, ये चीज़ें उन्होंने एक तरह से क्रमबद्ध रूप में, कानून क्या है, कानून राज्य का संबंध क्या है, ये क्रमबद्ध रूप से उन्होंने निरूपण किया है।
उनकी पुस्तक रिपब्लिक एक प्रमाण के तौर पर देखने को मिलती है। इसमें एक तरह से राज्य के राजनीतिक दर्शन का क्रमबद्ध निरूपण प्लेटो ने इस पुस्तक में किया है। इसी तरह उनकी दूसरी पुस्तक द स्टेट्समैन भी है, उसमें भी एक तरह से क्रमागत रूप से ही राजनीतिक चिंतन पर प्रकाश डाला गया है। तो द स्टेट्समैन हो या रिपब्लिक हो या द लॉज हो, ये सब में उन्होंने पहले राजनीतिक विचारक हैं यूरोप के प्राचीन पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, उनमें प्लेटो ने लिखित रूप में अपनी 3 पुस्तकों की रचना करके राजनीतिक दर्शन में और क्रमबद्ध रूप से एक तरह से इनका विवरण प्रस्तुत किया है। इसलिए इनको दर्शन शास्त्र और राजनीतिक चिंतन का प्रथम विचारक माना जाता है। दूसरा कारण जो माना जाता है वो ये माना जाता है कि उन्होंने ये बतलाया कि राज्य मानव मानस का ही प्रतिरूप है। जिस प्रकार एक आदर्श राज्य में सत्य उत्तम गुणों का मेल होना चाहिए, उसी प्रकार एक आदर्श राज्य में इन 3 गुणों का सामंजस्य और सत्व गुण की अन्य गुणों पर प्रधानता होनी चाहिए। एक शाश्वत सत्य है, मतलब मानव मानस का ही प्रतिरूप के रूप में उन्होंने बताया कि जिस तरह मानव मानस है और मानव के गुण होते हैं, ऐसे ही सतरजतम 3 गुण मानव मानस में होते हैं। इन्हीं 3 गुणों के आधार पर राज्य में 3 वर्ग देखने को मिलते हैं। सत्वगुण प्रधान है, वो एक तरह से शासक वर्ग है, तमोगुण प्रधान है, उत्पादक वर्ग है, रजोगुण प्रधान है, वो सैनिक वर्ग है। तो इन आधार पर 3 वर्गों की संरचना इसमें देखने को मिलती है। ये प्लेटो ने सर्वप्रथम बतलाया कि एक प्रकार से राज्य मानव मानस का ही प्रतिरूप है। इसके बाद जो कारण देखने मिलता है, प्लेटो ने एक तीसरा आधार कि प्लेटो ने सर्वप्रथम ये कहा था कि शासन सत्ता एक प्रकार से क्या है कि शासन सत्ता सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्तियों के हाथ में होनी चाहिए या शासन बुद्धिमान व्यक्तियों द्वारा ही किया जाना चाहिए। ये बात कहने वाला प्लेटो प्रथम विचारक है। उसने ये बताया कि सर्वाधिक बुद्धिमान जो व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा शासन सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। शासन सत्ता एक प्रकार से भली बात अच्छी तरह चलती है और इसमें भ्रष्टाचार फैलने के ना के बराबर चांसेज होते हैं, और इसमें समाज के हित में शासन संचालित होता है, समाज का कल्याण होता है। और शासक वर्ग क्योंकि बुद्धिमान होने के कारण वह ऐसे भ्रष्टाचार और धन के लोभ में एक तरह से सत्ता का दुरुपयोग नहीं करता। तो ये तीसरा कारण उन्होंने बतलाया कि एक तरह से सर्वाधिक बुद्धि संपन्न व्यक्तियों द्वारा ही शासन संचालित किया जाना चाहिए। ये प्लेटो पहला व्यक्ति था जिसने इस बात पर बल दिया। चौथा कारण प्लेटो को दर्शनशास्त्र का प्रणेता कहने के पीछे चौथा आधार जो देखने मिलता है वो प्लेटो ने इस बात पर बल दिया कि राजनीतिक अधिकार या राजनीतिक सत्ता तथा आर्थिक शक्ति ये पृथक पृथक होने चाहिए। अर्थात जिन व्यक्तियों को राजनीतिक अधिकार और सत्ता है उनको आर्थिक शक्ति नहीं होनी चाहिए, और जिनको आर्थिक शक्ति प्राप्त है, आर्थिक अधिकार या शक्तियाँ प्राप्त हैं, वो एक प्रकार से उनको राजनीतिक सत्ता या अधिकार प्राप्त नहीं होने चाहिए। प्लेटो ने ये बात सर्वप्रथम कही थी। प्लेटो के गुरु सुकरात थे। सुकरात ने भी एक तरह से, और स्टोइक वर्ग के व्यक्ति भी थे, लेकिन किसी ने भी एक प्रकार से इस आधार को स्वीकार नहीं बतलाया, जबकि प्लेटो ने खुद ने एक प्रकार से इस बात को बल दिया। तो ये एक प्रकार से प्लेटो के 4 कारण देखने मिलते हैं जिन वजह से प्लेटो को राजनीतिक चिंतन का प्रणेता और प्रथम प्रवर्तक, राजनीतिक दर्शन का प्रथम प्रवर्तक माना जाता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्लेटो का जो राजनीतिक चिंतन है वो पाश्चात्य जगत में सर्वप्रथम प्रवर्तन होने वाला, सब शुरू होने वाला और सर्वप्रथम एक तरह से लिखित रूप में क्रमबद्धतापूर्ण अपने ग्रंथों की रचना करने वाले प्रथम विचारक प्लेटो को ही माना जाता है। धन्यवाद।